जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि विगत कक्षाओं में हमने आदिम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। हमने बहुत विस्तार से जाना कि राजनीतिक व्यवस्था एक वो यथार्थ है जिससे समाज का कोई भी हिस्सा वंचित नहीं है। यद्यपि अलग अलग कालों में अलग अलग देशों में इसका स्वरूप अलग रहा है, और चूँकि हम विशेष तौर पर आदिम समाज की राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हमने बहुत विस्तार से इस बारे में भी चर्चा की थी कि आधुनिक समाजों में जहां राजनीतिक व्यवस्था का प्रत्येक स्वरूप लिखित तौर पर उपलब्ध है, वहीं इसके बिल्कुल विपरीत आदिम समाजों में लिखित तौर पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। समस्त व्यवस्थाएं मौखिक तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। आज हम आदिम राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप के बारे में जानते हुए उसकी यात्रा को जारी रखेंगे। आज हमारी तीसरी कक्षा है आदिम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। देखिए हम आज क्या पढ़ते हैं। आज हम जानेंगे सरकारों के प्रकार। कौन कौन से सरकार के प्रकार हम देखते हैं आदिम राजनीतिक व्यवस्था में। स्थानीय सरकार। क्या है स्थानीय सरकार? अनेक जनजातियों में इस प्रकार की स्थानीय सरकार पाई जाती है जिनका शासन कार्य स्थानीय लोगों द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे हम स्थानीय सरकार शब्द पढ़ते हैं तो हम स्वतः ही समझ जाते हैं कि स्थानीय सरकार का तात्पर्य क्या है। वहाँ के जहाँ भी समाज है, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनके द्वारा जब शासन प्रशासन संभाला जाए तो उसे स्थानीय सरकार कहते हैं। तो अनेक जनजातियां इस प्रकार की हैं जिनका शासन कार्य स्थानीय लोगों द्वारा संपन्न किया जाता है। हम उसे भी स्थानीय सरकार कह सकते हैं अगर हम इसे दूसरे अर्थ में समझें, जहाँ पर जनजातीय या कोई भी समाज, जहाँ समाज के कुछ लोग वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को स्वयं अपने स्तर पर संभालें। अब इन समाजों में राजकीय शासन व्यवस्था की मूल इकाई क्या होती है? गांव होती है, क्योंकि ये बड़े स्तर पर आधुनिक समाजों में संभव नहीं है। ये छोटे समूह, छोटी इकाइयाँ या सरल समाजों में भी संभव है। प्रायः एक गांव आत्मनिर्भर होता है और संपूर्ण गांव को एक जो ग्राम पंचायत है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ग्राम पंचायतें आधुनिक समाज में भी पाई जाती हैं, परंतु यहाँ अंतर यह है कि उन ग्राम पंचायतों का भी जो कुछ भी विधि विधान है, जो कुछ भी नियमावली है, वो लिखित रूप में उपलब्ध होती है। लेकिन हम यहाँ पर आदिम समाजों की बात कर रहे हैं जहाँ संपूर्ण गांव की एक ग्राम पंचायत होती है जिसमें सरपंच और पंच होते हैं और जिनका चयन ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। एस्किमो, अंडमान द्वीपवासियों, बुशमैन एवं ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में स्थानीय सरकार द्वारा शासन किया जाता है। और इस प्रकार की सरकार का सर्वप्रमुख कर्तव्य क्या होता है? सामूहिक संपत्ति जैसे चारागाह, शिकार करने के स्थान आदि की रक्षा करना तथा आर्थिक सहयोग को विकसित करना। ठीक है, क्या उद्देश्य होता है? चारागाह और शिकार करने के स्थान आदि की रक्षा करना तथा आर्थिक सहयोग को विकसित करना। इस प्रकार की सरकार के अधीन 20 से 100 व्यक्तियों की जनसंख्या तथा 100 या अधिक वर्ग मील भूमि होती है। समुदाय के सभी व्यक्ति आपस में रक्त संबंधी होते हैं, इस कारण इनमें सामुदायिक भावना अधिक प्रबल होती है। प्रत्येक सदस्य, कहाँ का प्रत्येक सदस्य? गांव का। किस गांव का? जहाँ पर स्थानीय शासन व्यवस्था है। प्रत्येक सदस्य अपने और अपने गांव की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तत्पर रहता है। और जनसंख्या अधिक बढ़ जाने पर स्थानीय समूह 2 भागों में विभक्त हो जाता है और उनमें से एक भाग एक नए भूभाग में बसकर एक दूसरे स्थानीय समूह का निर्माण करता है। इस प्रकार से पृथक होने वाला भाग अपने मूल समुदाय से समस्त संबंध नहीं समाप्त करता, उनके साथ संपर्क बनाए रखता है और उसी प्रकार शासन व्यवस्था चलाता है। अब हम ये भी जानेंगे कि समग्र जो शासन स्वरूप का आधार
रक्त और विवाह संबंधी ही होते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से आके कोई व्यक्ति उस शासन को संभालने लगे। ठीक है, तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं मुखिया। आदिम समाजों में जब विभिन्न प्रकार की सरकार देखने को मिलती हैं, सब प्राचीन तथा आदिम शासकीय अधिकारी कौन होता है? मुखिया होता है। ये मुखिया प्रायः वंश परंपरा में पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। देखिए, अधिकतर अपवाद स्वरूप तो बात अलग है, पर अधिकतर आदिम जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पर वंशावली प्रभावशील रहती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता हस्तांतरित होती रहती है और इस पद के प्रति समुदाय के सभी लोगों की आस्था व विश्वास होता है। सामूहिक शिकार का आयोजन करना, विवादों को शांत करवाना, सामूहिक हितों की रक्षा करना, देखभाल करना, सभी लोगों को अनुशासन में रखना, उन्हें सलाह व निर्देश देना आदि मुखिया का कर्तव्य होता है। और मुखिया एक प्रजातांत्रिक शासक है, किंतु ये भी हमें ध्यान रखने बात है कि निरंकुश जो शासक होता है उसके भांति वो नहीं होता। अब हम जानेंगे प्रधान। प्रधान कौन होता है? विकसित समाजों में मुखिया के स्थान पर प्रधान का पद देखने को मिलता है। प्रधान की स्थिति एवं सम्मान मुखिया की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, क्या अंतर पाया हमने कि विकसित समाजों में मुखिया के स्थान पर प्रधान देखने को मिलता है और प्रधान की स्थिति एवं सम्मान मुखिया की तुलना में अधिक उच्च होता है। कुछ समाजों में प्रधान का पद मुखिया के पद के समान ही वंशानुगत होता है तथा कहीं प्रजातांत्रीय होता है। कुछ आदिम समाजों में दो प्रकार के प्रधान होते हैं, एक शांतिकालीन प्रधान, दूसरा युद्धकालीन प्रधान। ये याद रखने योग्य बात है कि आदिम समाजों में प्रधान दो प्रकार के होते हैं, एक शांतिकालीन प्रधान और दूसरा युद्धकालीन प्रधान। शांतिकालीन प्रधान शांति के समय प्रशासनिक कार्य करता है, जैसे कहाँ? इरिकुई, चाइनी आदि जनजातियों में शांति प्रधान का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। और युद्धकालीन प्रधान युद्धों का संचालन जो करते हैं, तो ट्रोम्बिया द्वीपवासियों में प्रधान की स्थिति कुछ ऊंची होती है। यहाँ राजनीतिक कार्यों के स्थान पर धार्मिक उत्सवों से जो अधिकार है वो संबंधित होता है। आप क्या बात करेंगे हम? वंशानुगत राजा। जैसे कि अभी मैंने आपको पूर्व में बताया कि आदिम समाजों में मूलतः परंपराएं, अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था किसके आधार पर चलता है? वंशावली के आधार पर चलता है। तो वंशानुगत राजा का तात्पर्य क्या हुआ? कुछ आदिम समाजों में शासकीय अधिकारी वंशानुगत राजा होता है। संक्रमण सिद्धांत के अनुसार पिता से पुत्र को अपने अधिकार और पद प्राप्त होते हैं। शक्तिशाली जनसंख्याँ जो जनजातियां हैं वो परस्पर युद्धरत रहती हैं, इसलिए वहाँ कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है। ऐसे समाजों में प्रशासक का पद यदि जनतंत्रीय आधार पर तय हो तो संपूर्ण जनजाति के अस्तित्व को खतरा हो जाता है। अतः उन समाजों में तनाव और संघर्ष की स्थिति से बचने का प्रयत्न किया जाता है। पॉलिनेशिया और अफ्रीका की जनजातियों में पिता की मृत्यु के बाद राजा का पद सबसे बड़े पुत्र को प्राप्त होता है। ये आपके असाइनमेंट में पूछा जा सकता है कि वंशानुगत राजा की जो परंपरा है वो किन आदिम समाजों द्वारा निर्वाहित की जाती है, उसका उदाहरण दीजिए। तो आप पॉलिनेशिया और अफ्रीका की जनजातियों का उदाहरण दे सकते हैं। तो पिता की मृत्यु के बाद राजा का पद सबसे बड़े पुत्र को प्राप्त होता है, किंतु कहीं कहीं पर राजा का चुनाव शाही परिषद द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या जानेंगे? परिषद। क्या होती है परिषद? अभी हमने परिषद का नाम लिया ना, शाही परिषद निर्धारण करती है। तो परिषद का तात्पर्य हुआ कि सभी आदिम समाजों में शासन व्यवस्था को चलाने व सहायता के लिए एक परिषद होती है। आदिम समाजों में अधिकतर ये परिषद बड़े बूढ़ों की परिषद होती है। भारत व ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में इस प्रकार की परिषदें होती हैं। तो ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि भारत व ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में इस प्रकार की परिषदें होती हैं। कुछ जनजातियों में वयस्क
जो पुरुष है इस परिषद के सदस्य होते हैं। परिषद में निर्णय या तो बहुमत से अथवा सर्वसम्मति से होते हैं। परिषद का गठन ग्राम या जनजातीय आधार पर होता है। अफ्रीका की अनेक जनजातियों में राजा को परिषद का जो सलाह है, जो सजेशन है, राजा को सलाह माननी होती है। उसकी अवहेलना करने पर राजा को पद से हटा दिया जाता है। अब आदिम समाजों में कानून व्यवस्था क्या है, ये थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद आने वाली कक्षा में जानेंगे। तो ये तो आप मान के चलते हैं कि अगर समाज में कानून नहीं होगा, चाहे वो लिखित हो चाहे अलिखित हो, तो समाज की समस्त व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। तो कानून मानव व्यवहार से संबंधित वह नियम है जिसे प्रतिपादित करने, लागू करने तथा उसका उल्लंघन करने वाले को दंड देने का उत्तरदायित्व एक संगठित शक्ति पर होता है। श्री कार्डोजे ने कानून की परिभाषा द मेकिंग ऑफ मैन में निम्नलिखित शब्दों में दी। किन्होंने? कार्डोजो। इन्होंने लिखा, कानून आचरण का वह सार नियम है जिसे कि इस निश्चितता से प्रतिपादित किया जाता है कि अगर भविष्य में उसकी सत्ता को चुनौती दी गई तो उसे अदालतों द्वारा लागू किया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने क्या कहा? द मेकिंग ऑफ मैन में कानून आचरण का वह सार नियम है जिसे कि इस निश्चितता से प्रतिपादित किया जाता है कि अगर भविष्य में उसकी सत्ता को चुनौती दी गई तो उसे अदालतों के द्वारा लागू किया जाएगा। और हॉबल, ये नाम तो आपने कई बार मुझसे सुना ही है। हॉबल ने मैन इन प्रिमिटिव वर्ड के अनुसार कहा, कानून एक सामाजिक नियम है। क्या है कानून? एक सामाजिक नियम है जिसका उल्लंघन होने पर धमकी देने या वास्तव में शारीरिक बल प्रयोग करने का अधिकार ऐसे समूह को होता है जिसे ऐसा करने का समाज पर मान्य विशेषाधिकार प्राप्त होता है। आगे हम जानते हैं कि इन परिभाषाओं से हमें क्या चीज़ स्पष्ट हुई। इन परिभाषाओं से हमें एक बात स्पष्ट हुई कि कानून का आधार समाज की शक्ति है। यह शक्ति समाज अपने एक समूह को देता है जिसे कि आधुनिक भाषा में क्या कहा जाता है? सरकार कहते हैं। सरकार कुछ नियमों को बनाती है और ये नियम उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों या समूह पर समान रूप से बिना किसी अपवाद के लागू होते हैं। यहाँ ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इस पर ये कानून लागू नहीं होगा और इस पर ये कानून लागू होगा। इन नियमों का निर्माण राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन या सुव्यवस्था स्थापित करने तथा प्रत्येक के अधिकारों की रक्षा के लिए होता है, इसलिए इसका पालन अनिवार्य होता है। कानून को बनाने का उत्तरदायित्व सरकार पर और इसे लागू और पालन करवाने तथा अपराधी को दंड देने का भार पुलिस व कोर्ट पर होता है। ठीक है, इतना स्पष्ट है। यदि हम कानून को औपचारिक, लिखित, न्यायालय आदि के द्वारा परिभाषित विशेषताओं के आधार पर देखें तो निष्कर्षतः हमें कह सकते हैं कि आदिम समाजों में कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैलिनोवस्की का कहना है कि आदिम समाजों में सभ्य समाजों की तरह से न्यायालय, विधि केंद्रित सत्ता तथा पुलिस यद्यपि नहीं थी, परंतु इसका सरल रूप किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान था। उनका कहना है कि आदिम समाजों में नियमों का पालन प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। उनका पालन करने के लिए विभिन्न तरीकों से बाध्य किया जाता है। तो स्पष्ट है बच्चों कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा हम हमेशा लगातार 3 कक्षाओं में चर्चा कर रहे हैं कि आदिम समाजों की कानून व्यवस्था आधुनिक समाजों से बिल्कुल विपरीत है, परंतु नहीं है वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था, ऐसा सोचना भी गलत है। ये बिल्कुल सच है कि उस राजनीतिक व्यवस्था की संचालन करने की शक्ति कुछ लोगों तक सीमित है और अधिकतर प्रजातांत्रिक व्यवस्था कम देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती। अगर हम ये सोचते हैं ऐसा तो वो भी गलत है, कम देखने को मिलती है। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लिखित रूप में वो व्यवस्था नहीं होती, वंशों के आधार पर निर्धारित होती है, लेकिन
जिस प्रकार से आधुनिक समाज में कानून व्यवस्था अपने संपूर्ण चरम रूप से समाज को संचालित करने में संलग्न रहती है, उसी प्रकार से आदिम समाजों में भी जो कानून व्यवस्था है वो संचालित होती है, यद्यपि उसका स्वरूप अलग होता है। ये बिल्कुल सत्य है कि एक चलाने वाला एक संगठन, एक लिखित प्रारूप, ये सब उपलब्ध नहीं होता, पर इसका कदापि तात्पर्य नहीं है कि आदिम समाजों में व्यवस्थाएं नहीं होती। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको आज जो मैंने पढ़ाया और समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, और हम अभी इस अवधारणा को आने वाली 1-2 कक्षाओं में और पढ़ेंगे, लेकिन आशा करती हूँ कि पिछली 3 कक्षाओं में हमने जो आदिम राजनीति व्यवस्था है उसे हमने जो पढ़ा है उसे आप समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप बेझिझक मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप बहुत पढ़ें, स्वस्थ रहें और आपके जीवन के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं।